नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों का अध्ययन करेंगे। दरअसल जब भारतीय संविधान का संविधान सभा के द्वारा निर्माण किया गया तो आंतरिक और बाह्य इन दो स्रोतों को मिलाकर हमारे भारतीय संविधान को बनाया गया। तो वे विधियां या कानून जिनसे कि हमारा ब्रिटिश राज का भारत संचालित होता था, उनमें से युक्ति युक्त या तार्किक या प्रासंगिक प्रावधानों को भारतीय संविधान में रखा गया और इन्हें ही आंतरिक स्रोत कहा जाता है। इसके उदाहरण के तौर पर हम 1935 के भारत शासन अधिनियम का उदाहरण ले सकते हैं, जिनसे कि लगभग 250 अनुच्छेदों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो इस तरह अगर हम देखें तो जो भारतीय संविधान है उसका जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि आंतरिक स्रोत का उदाहरण है। अब अगर हम बात करें बाह्य या विदेशी स्रोतों की, तो हमारे भारतीय संविधानविदों द्वारा विदेशी संविधानों का अध्ययन करने के पश्चात जिन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया उन्हें ही विदेशी स्रोत या बाह्य स्रोत कहा जाता है। आज हम ऐसे ही विदेशी स्रोतों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किन किन प्रमुख देशों से हमारे देश में प्रावधानों को अपनाया गया है। दो देशों का नाम उनमें से प्रमुखता से लिया जाता है जिनसे कि भारतीय संविधान सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रभावित है। ये दो देश हैं, एक तो है ब्रिटिश संविधान, दूसरा है अमेरिकी संविधान, जिनसे कि हमने ज़्यादा मात्रा में प्रावधानों को अपनाया है। तो हम इन दो देशों को पहले थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे, इसके पश्चात हम बाकी देशों का अध्ययन भी करेंगे, जो कि अगली स्लाइड में उनके बारे में जिक्र होगा। तो शुरुआत करते हैं हम ब्रिटेन से, यानी कि ब्रिटिश संविधान से। तो जो ब्रिटिश संविधान की पहली विशेषता हमें याद आनी चाहिए वो है संसदीय शासन प्रणाली। तो उसको देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, दो संस्था होती है, एक को कहते हैं विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, विधायिका यानी कि जो विधि का निर्माण करे, जो कानून का निर्माण करे। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो विधायिका जैसे भारत में आप देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा में जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि बैठते हैं, जिन्हें कि हम सांसद कहते हैं। सांसद बैठते हैं, समस्त सांसद बैठकर विधि का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। और दूसरी एक संस्था होती है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव जो विधायिका ने जो भी कानून बनाया है उसको कार्यपालिका लागू करती है, उसे एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट का उदाहरण है मंत्रिमंडल। तो अब हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या कहती है। संसदीय शासन प्रणाली कहती है कि जो विधायिका होगी और जो कार्यपालिका होगी, इन दोनों के बीच में एक सहयोग पाया जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैसे सहयोग पाया जाएगा। हम देखते हैं कि जो कार्यपालिका है उसका अस्तित्व विधायिका पर टिका है। कैसे टिका है? जो विधायिका है उसमें समस्त सांसद आते हैं, जैसे राज्यसभा और लोकसभा के समस्त सांसद मिलकर, यानी कि संसद में बैठने वाले सारे सदस्य मिलकर विधि का निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं, और इसे ही हम विधायिका बोलते हैं। जो कार्यपालिका है, इन समस्त सांसदों में से कुछ सांसद कार्यपालिका या मंत्रिमंडल कहलाते हैं। जो समस्त सांसद है उनमें से कुछ सांसद मंत्रिमंडल का भाग होते हैं और वही कार्यपालिका कहलाते हैं। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो दोनों में एक सहयोग पाया जाता है कि जो मंत्रिमंडल है उसका अस्तित्व विधायिका पर टिका होता है, जो मंत्रिमंडल है वो विधायिका से ही उसका गठन होता है। तो दोनों में एक सहयोग पाया जाता है। इसकी एक विपरीत संकल्पना भी पाई जाती है, जो कि अमेरिकी संविधान की विशेषता है। अमेरिका में ये प्रणाली पाई जाती है जिसे कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहा जाता है। वहाँ पर इन दोनों में सहयोग नहीं पाया जाता, बल्कि इन दोनों में शक्ति का पृथक्करण या विभाजन का सिद्धांत पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? जो विधायिका है उसमें तो वहाँ पर सांसद बैठते हैं, लेकिन जो कार्यपालिका है उसका अस्तित्व विधायिका पर नहीं टिका होता है। यानी कि जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है, वो विधायिका से उसका गठन होता हो ऐसा स्वरूप वहाँ पर दिखाई नहीं देता है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी सदस्य को कार्यपालिका या मंत्रिमंडल का सदस्य बना सकता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं पाया जाता है। हमारे यहाँ या ब्रिटिश संविधान में जो ब्रिटिश प्रणाली है उसमें विधायिका और कार्यपालिका इनमें सहयोग पाया जाता है, और जो मंत्रिमंडल है वो विधायिका से ही मिलकर विधायिका के द्वारा ही उसका गठन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है, जो कि ब्रिटिश संविधान से हमने ये कॉन्सेप्ट लिया है। दूसरा हम देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार। तो संसदीय विशेषाधिकार जो है, जो हमने ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली अपनाई है, तो उसी तरह हमने संसदीय विशेषाधिकार भी अपनाए हैं, यानी कि सांसदों को मिलने वाले कुछ विशेषाधिकार। इसका जिक्र अगर हम देखें तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 105 है
उसमें संसद सदस्यों को मिलने वाले विशेषाधिकारों का वर्णन है। इसी प्रकार हम अगर 194 अनुच्छेद 194 194 देखें तो इसमें राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। तो ये क्या विशेषाधिकार है, जैसे कि हम देखें कि जो अगर 105 में देखें तो संसद सदस्यों को सदन में बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी होगी, उन्हें अपनी कार्यवाही को प्रकाशित करने की आज़ादी होगी। तो ये हम देखते हैं कि ये संसदीय विशेषाधिकार हैं जो कि हमारे संसद सदस्यों को और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मिले हैं और ये हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। तीसरा हम देखते हैं मंत्रिमंडल प्रणाली। तो ये हम यहाँ देख चुके हैं कि जो हमारे यहाँ पे कार्यपालिका होती है वही मंत्रिमंडल होती है और ये प्रणाली भी हमने इस संसदीय रूप से ही जुड़ी हुई है, ब्रिटिश संविधान से इसको हमने लिया है। तो अब हम देखते हैं एकल नागरिकता। ब्रिटेन में यूनियन व्यवस्था पाई जाती है। यूनियन व्यवस्था में एक मजबूत केंद्र होता है और राज्यों का अस्तित्व नहीं होता है। जो केंद्र है वो सीधे तौर पर गांवों से जुड़ाव रखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर राज्यों का अस्तित्व पाया ही नहीं जाता है, इसलिए लाजमी है कि यहाँ पर एकल नागरिकता ही होगी जो कि उस देश की होगी। इसके विपरीत व्यवस्था पाई जाती है संघात्मक व्यवस्था, जिसमें कि व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता होती है। ये प्रणाली अमेरिका में पाई जाती है। तो अमेरिका, जैसे अमेरिका में एक राज्य है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में रहने वाला कोई भी नागरिक उस राज्य यानी कि कैलिफोर्निया का भी नागरिक है और देश यानी कि अमेरिका का भी नागरिक है। अब बात करते हैं हम भारत की। भारत ने अमेरिका से प्रेरित होकर संघात्मक व्यवस्था को ज़रूर अपनाया है, लेकिन हमने वहाँ के दोहरी नागरिकता के प्रावधान को नहीं अपनाया है। हमने ब्रिटिश प्रणाली के एकल नागरिकता वाले प्रावधान को अपनाया है और ऐसा हमने इसलिए किया है ताकि हमारी एकता और अखंडता जो है देश की वो बनी रहे। अगर हम दोहरी नागरिकता को अपनाते तो यहाँ पर राज्यों की शक्ति थोड़ी मजबूत स्थिति में होती, जबकि केंद्र थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में होता और इससे हमारी जो एकता अखंडता है वो खंडित होती। तो केंद्र मजबूत बना रहे इसलिए हमने एकल नागरिकता के प्रावधान को चुना है। अगला हम देखते हैं विधि का शासन। जो विधि का शासन संकल्पना है ये एक प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डाइसी, उनके द्वारा दी गई है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देश में जो शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति किसी व्यक्ति, संस्था या पद के पास नहीं रहेगी, बल्कि वो विधि यानी कि कानून के पास रहेगी। तो यहाँ पर ये कानून का वर्चस्व हमारे यहाँ पर है, ऐसा ये बताता है। अगला है संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति। तो ब्रिटिश प्रणाली की तरह ही भारत में भी राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख है, यानी कि समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। और जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का नेता है और नाम मात्र का प्रधान है। तो ये प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से साम्यता रखती है, लेकिन इस साम्यता के बावजूद एक अंतर पाया जाता है दोनों में, और वो अंतर है दोनों राष्ट्रपति को चुनने का। ब्रिटिश प्रणाली में जो राष्ट्रपति होता है वो वंशानुगत आधार पर चुना जाता है, जबकि भारत में वंशानुगत आधार पर न चुना जाकर उसको जनता के द्वारा चुना जाता है। यानी कि आम व्यक्ति के पास भी ये अर्हता है कि वो राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि ब्रिटेन में ऐसा नहीं है कि आम व्यक्ति के पास ये एलिजिबिलिटी हो कि वो राष्ट्रपति का पद धारण कर सके। तो इस साम्यता के बावजूद एक अंतर भी है यहाँ पर, ये हमें ध्यान रखना है। अगला है कानून के समक्ष समता। तो ये जो कानून के समक्ष समता है, इसका जिक्र जो है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में किया गया है। इसके साथ एक और शब्द लिखा जाता है कानून के समक्ष समता, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है कि कानून का समान संरक्षण। इसका भी उल्लेख अनुच्छेद 14 में है। और इन दोनों में क्या अंतर है ये हम जब अमेरिकी व्यवस्था पढ़ेंगे तब हम इसको देखेंगे। अभी के लिए ये है कि कानून के समक्ष समता का मतलब ये है कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, यानी कि राजा और रंक दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। फिर है द्विसदनीय व्यवस्था। तो ब्रिटिश व्यवस्था की तरह ही भारत में भी द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया है। द्विसदनीय कैसे? एक है उच्च सदन, जैसे कि अपर हाउस कहा जाता है। उच्च सदन यानी कि अपर हाउस। भारत में ये जो उच्च सदन है ये है राज्यसभा, यानी कि RS यानी कि राज्यसभा। एक होता है निम्न सदन यानी कि लोअर हाउस, और भारत में ये है लोअर हाउस जो है, निम्न सदन है, वो लोकसभा है, LS यानी कि लोकसभा। ब्रिटेन में जो हमारे राज्यसभा है, वैसे ही ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है, यानी कि विशेष लोगों का सदन।
जबकि जो लोकसभा का जो हमारे यहाँ पर रूप है, ब्रिटेन में इसे हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, यानी कि सामान्य लोगों का सदन। तो ब्रिटेन में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसका प्रतिरूप भारत में लोकसभा है, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है उसका प्रतिरूप राज्यसभा है। हालांकि जो हमारे यहाँ पर राज्यसभा है, इसकी जो संकल्पना है वो हमने अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर ली है। अमेरिका में जो हमारे यहाँ राज्यसभा है, अमेरिका में वैसे उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। हालांकि इसमें एक अंतर भी है, बुनियादी अंतर भी है, और वो है सदस्यों की संख्या का। सीनेट में जो सदस्य हैं, सीनेट और राज्यसभा दोनों राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है असल में। तो दोनों में अंतर ऐसे है कि जो सीनेट में जो प्रतिनिधियों की संख्या है वो हर राज्य से निश्चित है, यानी कि हर राज्य के 2 प्रतिनिधि सीनेट के सदस्य होंगे। यानी कि अमेरिका में अगर 50 राज्य हैं तो हर राज्य से 2 यानी कि 100 सदस्य सीनेट के सदस्य होंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है, यानी कि हर राज्य से अलग अलग संख्या में प्रतिनिधि राज्यसभा पहुंचते हैं। तो ये हमने देखा द्विसदनीय व्यवस्था। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने ब्रिटिश प्रणाली से किन किन मुख्य प्रावधानों को भारतीय संविधान में तरजीह दी है। तो अब हम देखते हैं कि हमने अमेरिकी संविधान से क्या क्या अभिग्रहित किया है। तो जिस प्रकार से हमने अमेरिका की भांति लिखित संविधान को अपनाया है, जिस प्रकार से हमने अमेरिका की भांति संविधान में प्रस्तावना को अपनाया है, उसी प्रकार से हमने अमेरिका से ये भी ग्रहण किया है कि संविधान की सर्वोच्चता हमारे यहाँ पर बनी रहे। और हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता बनी है, इसकी तस्दीक कौन देता है? इसकी तस्दीक देता है ये शब्द जो कि प्रस्तावना में लिखे गए हैं, और ये शब्द हैं हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोगों के द्वारा संविधान बना है। और संविधान को जो शक्ति प्रदान होती है वो जनता से यानी कि लोगों से होती है, जो कि संविधान की सर्वोच्चता पे एक मुहर लगाती है। फिर अगला हम देखते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो जो संविधान की सर्वोच्चता बनी हुई है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र है, और जो न्यायपालिका है वो संविधान की रक्षा करती है। इसी कारण से न्यायपालिका को या माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी गई है। फिर अगला हम देखते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। तो जो हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता बनी हुई है, क्योंकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, और न्यायपालिका स्वतंत्र है इसकी बानगी देता है ये कॉन्सेप्ट जो कहता है, यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका मतलब है कि न्यायपालिका के पास ये शक्ति है कि वो चाहे तो संसद द्वारा पारित किसी भी ऐसे नियम का, किसी भी ऐसे कानून का जो उसकी नज़र में ऐसा हो जो संविधान का अतिक्रमण करता हो, तो उसको वो खारिज कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है। और ये शक्ति उसे कैसे प्राप्त होती है? ये शक्ति उसे प्राप्त होती है इन अनुच्छेदों से। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, ये अनुच्छेद न्यायपालिका को ये शक्ति प्रदान करते हैं कि वो संविधान की रक्षा कर सके। अब एक बात यहाँ पर ये ध्यान देनी है हमें कि जो न्यायिक पुनर्विलोकन शब्द है ये संविधान में कहीं लिखा नहीं गया है। ये एक अंतर्निहित भावना है जो न्यायपालिका को शक्ति प्रदान करती है कि वो संविधान के हितों की रक्षा करे, जनता के हितों की रक्षा करे। फिर अगला हम देखते हैं निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। तो हम पहले देख चुके हैं कि भारत में निर्वाचित राष्ट्रपति की संकल्पना है, यहाँ पर वंशानुगत राष्ट्रपति की संकल्पना को नहीं अपनाया गया है। आम व्यक्ति यहाँ पर निर्वाचित हो सकता है राष्ट्रपति के पद के लिए। दूसरा, उस पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसका उल्लेख, इसका जो जिक्र है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है, और ये हमने अमेरिका से लिया है। दूसरा, अगर हम राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का पद देखें तो वो भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। फिर हम देखते हैं कानून का समान संरक्षण। तो कानून के समान संरक्षण ये अनुच्छेद 14 में इसका जिक्र हमें मिलता है, और इसका अर्थ है कि जिसको जितना चाहिए होगा, जिसको जितना न्याय चाहिए होगा, हम उसे उतना उपलब्ध करवाएंगे। इससे पहले हमने देखा था कि ऊपर जो ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है कि कानून के समक्ष समता, ये भी अनुच्छेद 14 में इसका भी जिक्र मिलता है, और ये साथ में ही इसको पढ़ा जाता है कि कानून के समक्ष समता एवं कानून का समान संरक्षण। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पर तुलना करते हैं दोनों के बीच में कि क्या इनके बीच में एक बुनियादी अंतर है। कानून के समक्ष समता का मतलब है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, जबकि कानून का समान संरक्षण का अर्थ है कि जिसको जितना न्याय चाहिए होगा उसको हम उतना उपलब्ध करवाएंगे। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक घर में 2 बच्चे हैं,
मान लीजिए कि दोनों समान उम्र के हैं और एक माता पिता की संतान है। उनमें से एक बच्चा पिछले कुछ दिनों से 15-20 दिनों से बीमार है और एक स्वस्थ अवस्था में है। अब उस घर की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पर एक गिलास दूध के खर्च का ही वहन किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो कानून के समक्ष समता है, ये सिद्धांत ये कहता है कि दोनों के बीच में आधा आधा ग्लास दूध का बंटवारा कर दिया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि विधि या कानून के समक्ष दोनों वो समान है। जबकि जो अमेरिकी संकल्पना है कि कानून का समान संरक्षण, ये सिद्धांत ये कहता है कि जिसको जितनी ज़रूरत हो उसको उतना उपलब्ध करवा दिया जाए। यानी कि उपरोक्त अवस्था में जो दुर्बल बच्चा है, जो बीमार बच्चा है, उसको ज़्यादा दूध दे दिया जाए या पूरा दूध दे दिया जाए कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में जब वो स्वस्थ हो जाए तब हम वापस से इस कॉन्सेप्ट को अपना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस दोनों के अंतर को समझ सकते हैं। जो कानून का समान संरक्षण है, इसको प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पिछड़ों के प्रति झुकाव का भाव दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक तथ्य हमें याद रखना है कि भारत में दोनों संकल्पना को अपनाया गया है। यानी कि सामान्य अवस्था में कोशिश की जाएगी कि कानून के समक्ष समता का पालन किया जाए। सामान्य अवस्था में ये कोशिश की जाएगी कि सभी को समान रूप से देखा जाए। लेकिन राज्य को ये आवश्यकता महसूस होती है कि किस विशेष प्रावधान किए जाने की ज़रूरत है किसी विशेष वर्ग के लिए, किसी पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए। तब यहाँ पर कानून का समान संरक्षण अमेरिकी इस संकल्पना को लागू किया जाएगा। अगला हम देखते हैं कि एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट एवं एचसी यानी कि उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट न्यायाधीशों को हटाने की विधि, तो जो इनको हटाने की विधि है, आगे हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसे अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का जो जिक्र है वो अनुच्छेद 360 में हमें देखने को मिलता है और इसे भी अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार से हमने ब्रिटेन और अमेरिका इन संविधानों से लिए गए प्रमुख प्रावधानों को देखा। तो अब हम देखेंगे कि हमने कनाडाई संविधान से किन किन प्रावधानों को धारण किया है। यहाँ हम एक बात गौर करेंगे कि यहाँ पर संघ एवं राज्य, अधिकतर इन संबंधों की बात कही गई है, जिसमें कि हम केंद्र की प्रधानता साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं। तो पहला प्रावधान है वो कहता है कि एक शक्तिशाली संघ की स्थापना। पहला प्रावधान साफ तौर पर संघ की मजबूती को दर्शाता है। दूसरा हम देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति। जो राज्यपाल होता है वो राज्य में राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। यानी कि केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, राज्य में वही भूमिका राज्यपाल निभाता है और इस राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो केंद्र के द्वारा की जाती है। तो यानी कि यहाँ पर भी हम केंद्र की सशक्त भूमिका को महसूस कर सकते हैं। फिर है संघ राज्य के बीच में शक्ति विभाजन। संघ और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार होगा, ये भी हम यहाँ पर देखते हैं। फिर देखते हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना। तो आगे जब हम संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ेंगे तो संविधान में 12 अनुसूचियों की चर्चा की गई है। उसमें से जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं। एक है संघ सूची, एक दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है संवर्ती सूची। संघ सूची में उल्लिखित विषय पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास होता है। वहीं राज्य सूची में उल्लिखित जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। जो संवर्ती सूची है उसमें जो उल्लिखित विषय होते हैं उसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में विरोध होता है, टकराव की स्थिति होती है, तो यहाँ पर केंद्र के कानून को प्राथमिकता दी जाती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे विषय जो इन तीनों सूचियों में उल्लिखित ना हो, ऐसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियाँ कहा जाता है और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी हम केंद्र की सशक्त भूमिका, मजबूत भूमिका देख सकते हैं। फिर अगला हम देखते हैं अब कि आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है। एक पहली जो चीज़ ली है हमने डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो राज्य को निर्देश देते हैं कि शासन को किस बेहतरी के साथ में चलाया जा सकता है। जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है और ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। फिर अगला हम देखते हैं कि जो 12 लोगों का मनोनयन किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो प्रक्रिया, उनका मनोनयन की प्रक्रिया भी हमने इनके संविधान से ली है। फिर देखते हैं हम कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो प्रक्रिया है उसे भी हमने यहीं से लिया है।
उसके बाद में हम देखते हैं कि हमने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से क्या क्या लिया है। पहला हमने जो लिया है वो है प्रस्तावना की भाषा। आगे जब हम प्रस्तावना को विस्तार में पढ़ेंगे वहाँ हम ये भी देखेंगे कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो विचार है वो हमने अमेरिकी संविधान से लिया है, जबकि भाषा हमने ली है प्रस्तावना की वो ली है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। फिर हम देखेंगे समवर्ती सूची का प्रावधान। तो ऊपर जो हमने 3 सूचियों की अभी चर्चा की थी, जो कि 7वीं अनुसूची में जिनका जिक्र मिलता है हमें, जो उसमें समवर्ती सूची है, वो समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलियाई संविधान से ली है। उसके बाद संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, जिसका की जिक्र अनुच्छेद 108 में किया गया है, उससे भी हमने यहीं से ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया है। जो संयुक्त बैठक है, दोनों सदनों के बीच में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अगला हम देखते हैं कि हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या क्या लिया है। तो पहला हम इसमें देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अब हम इसको याद करने के लिए ऐसा लिख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका यानी कि एसए। तो एसए से हमने लिया है सीए यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसको अगर साथ में अगर हम लिखें तो CASA यानी कि कासा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को हमने लिया है SA यानी कि साउथ अफ्रीका से। तो ये याद रखने के लिए रख सकते हैं। इसका उल्लेख 368 में किया गया है और इसको हम आगे विस्तार में पढ़ेंगे कि संविधान में संशोधन किस प्रकार से किया जा सकता है और क्या उसकी प्रक्रिया है। अगला हम देखेंगे कि राज्यसभा सदस्यों की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो भी हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। फिर हम देखते हैं कि हमने जर्मनी के संविधान से क्या लिया है। जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान भी कहा जाता है। यहाँ से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे, उनके निलंबन का प्रावधान लिया है। राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि आपातकालीन स्थितियों में राष्ट्रपति के द्वारा जो हमारे मौलिक अधिकार है उन पर निलंबन लगाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर जो अनुच्छेद 20 और 21 किसी भी स्थिति में इन 2 अनुच्छेदों का निलंबन नहीं किया जा सकता है। शेष सारे अनुच्छेदों का निलंबन हो सकता है आपातकाल में। फिर हम देखते हैं कि हमने जापान से क्या लिया है। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब यहाँ पर एक ये बात भी गौर करने की है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इस प्रावधान को हमने जापान से लिया है, जबकि इससे पहले हमने देखा था कि विधि का शासन वो हमने ब्रिटिश संविधान से लिया था। तो दोनों में अंतर है और जब दोनों एक साथ में आते हैं या प्रश्न में पूछे जाते हैं तो यहाँ पर कन्फ्यूजन की एक स्थिति बनती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है। जो पहली व्यवस्था ली है हमने गणतंत्र की, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, और दूसरी जो ली है हमने, जो प्रस्तावना में 3 शब्द लिखे हैं, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। ये जो हमने सिद्धांत लिए हैं ये हमने फ्रांस से लिए हैं। हम देखते हैं कि जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इसमें ये जो 3 शब्द थे इनका प्रसार बड़ी तेजी से हुआ था और इन 3 शब्दों की भी भूमिका रही थी वहाँ पर कि फ्रांस की क्रांति सफल हो पाई थी और फ्रांस को आज़ादी मिली थी। फिर हम देखते हैं USSR यानी कि पूर्व सोवियत संघ जो है, वहाँ से हमने क्या लिया है। जो मूल कर्तव्य की जो संकल्पना है वो हमने पूर्व सोवियत संघ से ली है। मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे मूल संविधान में ये नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया। फिलहाल इनकी संख्या है 11 और जिस संविधान संशोधन के द्वारा इनको जोड़ा गया वो संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद में हम देखते हैं कि प्रस्तावना में न्याय के जो 3 आदर्श दिए हैं, यानी कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, इन तीनों की विचारधारा भी हमें पूर्व सोवियत संघ से ही मिली है। तो इस प्रकार हमने जो हमारे भारतीय संविधान के विदेशिक स्रोत है उनका गहराई से अध्ययन किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।